हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है आने वाले दिनों में, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लास 4th के एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आप सभी के पास है। ख़ास करके मैं जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आपके पास ये जो सिलेबस है ये होना चाहिए, और आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस को पढ़ना किस तरह से है, अगर आपने पढ़ लिया है तो उसमें किस तरह से चेंजेस आप उसमें ला सकते हो, वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा, ताकि आप अच्छे से फोकस रहिएगा अपनी स्टडी में और अच्छे से आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी कि कैसे जीके के सेक्शन को आपको क्लियर करना है। देखिए, आपको सिलेबस में ये मेंशन किया गया कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के, ये आपको मेंशन किया गया है। तो लोग गलती कहाँ करते हैं कि ये यहाँ पर वो ये देखते हैं कि स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के लिखा है तो हम जे.एंड.के की तैयारी ही करें, तो यहाँ पर वो गलती खा जाएंगे। आपको क्या करना है, स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर आपको जे.एंड.के भी करनी है और उसके क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जस्ट इस लाइन का ये मतलब है। इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट आपको जे.एंड.के का ही पूछा जाएगा। ये बात आपको क्लियर पहले करनी है। उसके बाद जो ये सिलेबस दिया है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, तो जो क्लास 4 एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इस बात को सुन सकते हैं, और भी बाकी जितने भी एग्ज़ाम होने हैं जीके सेक्शन को लेकर वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में मैं आपको मेंशन करूँगा कि जैसे ये सिलेबस में लिखा हुआ है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, जिसमें ये भी मेंशन किया गया है कि पर्सनैलिटीज़ किस किस फील्ड से पूछी जाएगी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करिए, अच्छे से पढ़िए। रिलीजन से रिलेटेड जितने भी हमारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको पढ़िएगा। उसके बाद पॉलिटिकल्स फील्ड में, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं आपको पता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज़, जो हमारे स्टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने साइंटिफिक फील्ड में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं और जो हिस्टोरिकल्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो उनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आपको चले जाना है डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको चले जाना है। कैंडिडेट गलती कहाँ करते हैं, वो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में चले जाते हैं और गैस लगाने लगते हैं कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। उससे ना तो आपकी अच्छे से स्टडी हो पाएगी, ना तो आपका उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले पढ़ना है टॉपिक को, फिर जाके आपको अलग अलग सोर्सेज ढूंढने हैं, चाहे वो आपके यूट्यूब में बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस वो वीडियो लोगों ने डाले होते हैं। आप इंटरनेट में चले जाइए, वहाँ से आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आपके फ्रेंड्स बहुत सारे आपके जो ग्रुप बने हुए होते हैं वहाँ पर उन्होंने ये शेयर किए होते हैं एमसीक्यूज़, वो आपको पढ़ने हैं। पढ़ने कब है वो मैंने आपको बता दिया। पहले टॉपिक को पूरा क्लियर करने के बाद फिर आपको वो पता चलेगा, आप एनालिसिस वहाँ पर हो जाएगा कि आपने कितना, आप में कमियाँ हैं उस टॉपिक को लेकर या कितनी और पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हम नंबर 2 पे चले जाते हैं सिलेबस में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको स्पेशली कौन से टॉपिक कवर करने हैं, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर करने हैं। तो देखिए पढ़ना कैसे है। जैसे पहला टॉपिक है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि जब भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसको बनाने में ही कई साल लगे थे, आपको पता है। तो फॉर्मेशन में आपको क्या पढ़ना है कि इसको फॉर्मेशन में जो भी इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें जिन्होंने लीड किया है इसको बनाने में, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहना है। आपको उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, उनके बारे में पढ़ना है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई ड्राफ्टिंग कमेटी है इसको लेकर बनी थी, उसके जो चेयरमैन है उनके बारे में पढ़ना है।
जो इम्पोर्टेंट लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपनी भूमिका जिनकी अच्छी खासी रही है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपको फंडामेंटल राइट्स याद कैसे करने हैं, कुछ ट्रिक लगाकर, जितने आप अपने खुद बनाए हुए ट्रिक अप्लाई करोगे वो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आप भूल जाते हो, तो आपको इसके ऊपर पकड़ रखनी है। तो एमसीक्यूज़ कैसे पढ़ने हैं टॉपिक वाइज, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निकाला तो आप उसके ऊपर एमसीक्यूज़ शुरू हो गए, तो वहाँ से आपका क्लियर जो कॉन्सेप्ट बड़ा कम होगा। आप पहले ले लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन के ऊपर एमसीक्यूज़ करिएगा, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के ऊपर करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा, अगर आपके एमसीक्यूज़ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का, उसमें जो भी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो चीज़ें कौन से देश से कॉपी किए हैं, उसके ऊपर आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद हम चले जाते हैं 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट हुआ था 73rd अमेंडमेंट, तो इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा हर एक के बारे में, जस्ट यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हाउ टू अप्रोच, आपको अप्रोच कैसे कर रही हैं कि जिससे आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाओ। तो 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, आपको आउटलाइन पढ़नी है और वहाँ से थोड़ा सा वो डीप चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होने वाला है, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट से वो टफ भी जा सकता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से। तो आपको उस तरह से तैयारी करनी है, ये नहीं है कि कोई बुक उठाई और वहाँ पर 73rd अमेंडमेंट पढ़ा तो आप अपने आप को सोचे कि हमने उसको कवर कर दिया। यहाँ से आप धोखा खा सकते हो। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो सोर्सेज क्या हैं, आप NCERT की बुक्स, छोटे छोटे बच्चों की बुक्स आप ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे, अच्छे से टॉपिक वहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगा। जितने बड़े लेवल पर आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका जो आप थोड़े से लेज़ी हो जाओगे। तो इसलिए आपको छोटे छोटे लेवल की बुक्स पढ़नी है और वहाँ से आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और आपको MCQs आपको देने ही देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितनी भी होती हैं, उसमें जो गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिए हैं, तो उस आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट की जितनी भी जो स्कीम्स हैं, ख़ास करके वो स्कीम आपको पढ़नी है जिसमें सोशली अपलिफ्टमेंट हुआ हो, जिसमें देश की जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो सके, देश की जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, इस तरह से जो स्कीम्स होती हैं, जो सोशली अपलिफ्टमेंट की जो स्कीम्स होती है बेसिकली, वो आपको ज़्यादा पढ़नी है और जिससे देश की इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो, वो चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है। कुल मिलाकर मैं आपको ये बोलूँगा कि वो स्कीम्स आपको पढ़नी है गवर्नमेंट की जिसमें देश का भला हुआ हो। मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा भला हुआ हो देश का, वो ज़्यादा आपको स्कीम्स पढ़नी है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। देखिए डेस्टिनेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, हर एक डेस्टिनेशन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको वो डेस्टिनेशन ज़्यादा पढ़नी है जिसमें देश की इकॉनमी जो है वो बूस्ट हुई हो, जिससे कोई स्पिरिचुअलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वो पढ़नी है, और जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ही फोकस्ड रहना है। तो उसके बाद आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देश की तरक्की होती है, दो तरीके से देश की तरक्की होती है। एक तो देश तरक्की करते जाता है, लेकिन साथ में उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो थोड़े से एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। यानी कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ कि देश की तरक्की भी हो रही है और उसके साथ साथ नुकसान भी साथ में होता जा रहा है। आप डेवलपमेंट तो करते हो, लेकिन साथ में आपको कुछ झेलना भी पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको। तो वो होती है विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है, उसका ये मतलब होता है कि देश की जो तरक्की हो रही है
देश की तरक्की जो हो रही है, लेकिन साथ में आपके देश का साथ में जो रिसोर्सेज हैं या कोई भी चीज़ है उसका नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादातर पढ़नी है, इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए जैसे आपको खास तौर पर आपको जैसे 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर कब आया, एग्रीकल्चर को बूस्ट कब मिला, वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें इसमें पढ़नी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुल मिलाकर मैं आपको ये कहूँगा कि 5 ईयर प्लान इसके लिए आपको पढ़ने होंगे। तो उसमें जिस प्लान में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई होगी उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपका ये टॉपिक यहाँ से कवर होता जाएगा। तो याद रहिएगा, जो भी आप टॉपिक करोगे उसका MCQs, जैसे मैं आपको शुरू से ही बता चुका हूँ, वो करते ही जाना है, वो स्ट्रैटेजी अपनानी है। एंड देन आपको चले जाना है पंचायत राज एक्ट में। कहाँ तक? जहाँ तक 2018 तक अमेंडमेंट हुई हो वहाँ तक चले जाना है। ये नहीं है कि कहीं से टॉपिक उठाया और चल पड़े, उसमें 2020 का भी दिया होगा, 2019 का भी दिया होगा, वो आपको पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है, पंचायत राज एक्ट, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो इसी से रिलेटेड है। तो मैं एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के हैं, तो हम सारा का सारा पंचायत का ही पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कोविड-19 चल रहा है, इसमें इस समय चरण सीमा पर है, तो लोग क्या करते हैं, वो करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ कोविड ही पढ़ने लगते हैं। तो एंड में क्या होता है, एग्ज़ाम जब आता है तो उसमें कोविड का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता है। देखिए, एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी जो होती है वो ये होती है कि सीरियस कैंडिडेट को अलग करना, उसमें से नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर निकालना, ताकि सीरियस कैंडिडेट ही जो है वो जॉब ऑक्यूपाई कर पाएँ। तो ये स्ट्रेटजी रहती है एग्जामिनर की। तो इसलिए उन सबको पता रहता है कि कोविड के ऊपर सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत अलग से पढ़ा होगा वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे पंचायत राज एक्ट के ऊपर ही नहीं पढ़ना है, आपको बाकी चीज़ें भी इससे रिलेटेड पढ़नी है। बस कुल मिलाकर आपको ये आइडिया लेना है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इसके ऊपर भी आप MCQs करिएगा फ्रेंड की हेल्प लेकर। जितनी आप फ्रेंड्स की हेल्प लोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ग्रुप में स्टडी करिएगा, उससे भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आ गया क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन J&K एंड इंडिया। देखिए, इंडिया के क्रॉप्स और क्लाइमेट अलग, J&K का अलग। जो लोग KS और सिविल सर्विसेज के एक्सपीरियंस हैं उनके लिए कैसे इजी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग J&K, वो लोग इंडिया का क्लाइमेट और क्रॉप वो पढ़े होते हैं, तो उनको इजी हो जाएगा J&K का, क्योंकि जो इंडिया में नॉर्थ का जो पोर्शन होता है उसमें जो क्रॉप हैं और उसका जो क्लाइमेट है वो J&K को कवर करेगा। जो लोग इस इंडिया लेवल के ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करना है, उनको सिर्फ क्रॉप्स पढ़ने हैं J&K के, और इंडिया वो उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो ये है आपका नॉर्थ, इसमें क्लाइमेट एंड क्रॉप्स का इंफॉर्मेशन। तो जितने भी क्लाइमेट के ऊपर पहले आपको क्या करना है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लाइमेट के ऊपर MCQs आपको बनाते ही जाने हैं, पढ़ते जाने हैं। फिर उसके बाद आपको क्रॉप्स के अलग लेने हैं, ताकि आपकी जो पकड़ है वो पूरी बन पाए। तो चलिए लास्ट में हम लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो देखिए, इसमें क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स का इशू कैसे आप इसको डिस्कस करोगे। करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट सिलेबस से भरा हुआ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं। अब आपको कैसे इसको छांटना कैसे है आपको कि मुझे कौन से पढ़ने हैं, आपको वो पढ़ने हैं जिसमें आपके देश का नाम बना हो। देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, जिसमें आपके देश की तरक्की हो रही हो, जिसमें आपके देश का नाम आ रहा हो, आपके रीजनल जो भी रीजनल बेसिस के ऊपर आपकी तरक्की हो रही हो। जैसे मैं J&K की बात करूँगा, उसकी तरक्की जहाँ पर भी हो रही है वो आपको पढ़ना है, जो उसके इवेंट्स हैं वो पढ़ने हैं। और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में मतलब आपके देश का इंटरनेशनली क्या उसका लिंक्ड है वो करके आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी है। तो फाइनली मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये सब सिलेबस आपको कवर करने के बाद आपको जो MCQs देने हैं वो पहले आपको इंडिविजुअली देने हैं, एक एक टॉपिक के अलग अलग, फिर आप उसको कलेक्टिवली देते जाओगे।
जितने जितने आप MCQs की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे। ये मैं आपको बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि यही एक मात्र जो टीचर है आपका, जो आपकी गलतियाँ और आपकी परफॉर्मेंस को वो आपको शो करके आपको बताएगा। तो आपको क्या करना है कि सिलेबस को बार बार देखना है। सिलेबस को आपको बार बार देखना है और उसके बेसिस के ऊपर आपको पढ़ते जाना है। तो आई होप ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई ये आपको सही लगी होगी। तो जो लोग ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बनाए रहे हुए हैं वो भी आप इसमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो आप सुन सकते हो। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, तो वो लोग ज़रूर इसको फॉलो करें। और मैंने इसमें बहुत ही स्पीड में आपको ये बताया है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग तंग हो जाते हैं इस वीडियो को देखकर, लंबी वीडियो को देखकर। इसलिए मैंने शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आपको बोला है, ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर आपको ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप चाहते हो कि हर एक टॉपिक का आपको डिटेल में एनालिसिस आपको मतलब आप चाहते हो, तो आप ये चाहते हो कि आपको ये स्टडी मटेरियल भी मिले, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।